में पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी इसको कहते हैं, इसको राजनीति अध्ययन भी कहते हैं, राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, राजनीति इसको शास्त्र भी कहते हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे इसका हम आज, और स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान मान लो एक बुक है, ये संविधान है, संविधान। ठीक है, इसके अंदर आते हैं 22 भाग यानी कि 22 चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे अनुसूची, अनुसूची जो है हमारी 12। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है 95, 395। इंग्लिश में अनुच्छेद को कहते हैं आर्टिकल, और अनुसूची 12। उसी के बाद एक आती है आईपीसी, जिसका प्रयोग जो है वो पुलिस करती है। एक आती है हमारी सीआरपीसी, इसका उपयोग जो है वो कोर्ट में जज करते हैं, जज साहब करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी आज़ाद हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अभी हमारे ऊपर जो लागू होता है वो आर्टिकल लागू होते हैं, अनुच्छेद हमारे ऊपर लागू होते हैं, संविधान हमारे ऊपर लागू होता है। जैसे ही हम कोई कांड करते हैं या किसी उसमें हमारी गिरफ्तारी या हमें हिरासत में लिया जाता है तो हमारे ऊपर आईपीसी की धारा लगती है। यानी कि आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इसकी धारा हमारे ऊपर लगेगी और इसके तहत ही पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। ठीक है, पुलिस हमें कोर्ट में लेके जाएगी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर जो है यातायात का नियम, यातायात आना जाना, और छुट्टी को काट के 24 घंटे के अंदर हमें कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब जो हमें पनिशमेंट देंगे वो देंगे CRPC के तहत। ठीक है, ये थोड़ा सा वो था। हम पढ़ेंगे अब इसका संविधान, और संविधान में सबसे कम है अनुसूची, तो हम अनुसूची में से ही स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। अनुसूची, इस क्लास को सब में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए है, चाहे वो एग्ज़ाम में बैठने वाला हो या एग्ज़ाम में ना बैठने वाला हो, क्योंकि ये सबके अपने अधिकारों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 1 क्या है? भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों का संघ होगा। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भारत संघ होगा, कहाँ भी लिखा है वहाँ यही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगी। ये क्या होगी? यूनियन। अच्छा, ये 3 यूनियन जो होती है, यूनियन पे एक बार आपने साइन कर दिए किसी भी राज्य के शासक ने या वहाँ के गवर्नर ने, तो वो यूनियन में जो होता है एक बार साइन करने के बाद तुम उससे अलग नहीं हो सकते, यानी कि वो अटूट है। ऐसे होता है एक होता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन होता है जिसमें आप आसानी से टूट सकते हो, सही है, उसमें हम आसानी से अलग हो सकते हैं, कन्फेडरेशन से आसानी से अलग हो सकते हैं। उसके बाद होता है एक फेडरेशन। फेडरेशन में अलग हो सकते हैं मगर उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, कठिनाई से अलग होते हैं फेडरेशन में, यानी कि कठिनाई से अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा यूनियन, यानी कि संघ, यूनियन। इसमें जो है एक बार आपने साइन कर दिए तो आप इससे अलग नहीं हो सकते। देश आज़ाद हुआ उसके टाइम पे हमारे देश के अंदर 552 रियासतें थीं, 552 रियासतें थीं। इसमें से 185 या 180 या 190, 200 के समथिंग जो है वो स्वतः अपनी मर्जी से भारत में उन्होंने विलय कर लिया था। तब के अंग्रेज़ों ने उनको ऑप्शन दिया था, जब अंग्रेज़ इसका विभाजन करके गए माउंट बेवल, तो उन्होंने ये कहा था कि जो देसी रियासतें हैं वो 2 स्टेट जो हमने बनाए, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आपकी मर्जी है, आप या तो भारत में विलय हो जाइए या पाकिस्तान में विलय हो जाइए, या आप स्वतंत्र रहिएगा। ठीक है, तो इसमें से 180 या 200 के लगभग जो है वो देसी रियासतें स्वतः ही भारत में विलय हो गया था, और जो रियासतें विलय नहीं हो पाई थी उनको सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेमन के द्वारा उनके वहाँ गए और उनको बताया कि आप हमारे भारत में विलय हो जाइए, आपको सुविधा मिलेगी और आपको फैसिलिटी भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी।
उन्होंने कहा, क्या कहा कि हम आपके साथ विलय हो जाएंगे, मगर हमारी एक ही शर्त है कि हमको स्वतंत्र होने की आज़ादी मिली जानी चाहिए, यानी कि हमारा जब मन करेगा हम आपसे अलग हो जाएंगे। सरदार पटेल ने कहा ठीक है, आप अलग हो सकते हैं, हम मंजूर है, आप साइन करिए। साइन होने के बाद क्या हुआ, सरदार पटेल जी ने साइन जो है वो विलय पत्र पे कौन से वाले पर कराए, यूनियन वाले पर करा लिए, यानी कि उन्होंने संघ वाले पर करा लिए। और एक बार जिसने संघ पर साइन कर दी, यानी कि यूनियन पे साइन कर दिए, अब वो अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर सरदार पटेल जो है वो चालाकी से काम लिया और उन्होंने यूनियन पे साइन करा लिए। 549 यानी कि 549 ने स्वतः कर दिए, ठीक है, स्वतः ये आ गए। इसमें 3 रियासतें थी जो नहीं आई। पहली थी इसमें जूनागढ़ की रियासत, जूनागढ़, इसको जो है वो लिया गया जूनागढ़ को। वहाँ का शासक जो था वो मुस्लिम था और वहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी। यहाँ पे जनमत संग्रहालय हुआ, जनमत के द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया, इसका विलय हुआ, जनमत विलय, ठीक है। दूसरा था हमारा, इसी अंदर दूसरी रियासत थी, वो थी कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर की रियासत यहाँ पे जस्ट उल्टा था, यहाँ की जो शासक था वो हिंदू था, हरि सिंह, और जो जनता थी वो यहाँ की मुस्लिम थी। यहाँ पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया 1948 में। तो आक्रमण करने के बाद यहाँ के शासक ने जब भारत से अपील करी कि भाई हमें बचाओ, पाकिस्तानी हमारे अंदर घुस गए हैं, तब यहाँ ने जब भारत इसका विलय हुआ तो इसका विलय हुआ विलय पत्र पे, विलय पत्र के द्वारा इसको लिया गया। तब यहाँ पे हमारी देश की सेना ने कार्रवाई करी। तीसरी थी हमारी इसके अंदर हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम जो था वो अड़ियल था। वो कह रहा था हम तो भारत में विलय होंगे नहीं, हम पाकिस्तान में विलय होंगे। भारत के सबसे नीचे हिस्से में है, भारत पाकिस्तान में जाके विलय होगा इसका। अजीब ही आदमी था ये। सबसे अमीर यही रियासत थी, इसके पास बहुत पैसा था, सबसे ज़्यादा मैन काम इसी की रियासत में होते थे। और जब अंग्रेज़ों के ये ज़माने में था तो ये बी कैटेगरी में आता था। जब ABCD जो हमारे राज्य पहले ABCD में बटे हुए थे, तो ए वाले जो होते थे वो सैनिक ब्रिटिश सरकार के सीधे अंडर में होते थे, और बी वाले जो होते थे वो देसी रजवाड़े होते थे, मगर ऐसे रजवाड़े होते थे जिनको मतलब ये मान लो कि एक अंग्रेज़ों के जासूस यानी कि उनके चापलूस थे ये, ठीक है। होते शासक थे मगर ये अंग्रेज़ों के वफादार शासक होते थे। सी के अंदर आते थे वो जिनको कहते थे हम कमिश्नर, यानी कि अंग्रेज़ हुकूमत को जो शहर अच्छे लगते थे, यानी कि कहीं से मान लो मध्य प्रदेश से उन्होंने भोपाल उठा लिया, मध्य प्रदेश से भोपाल उठा लिया, इंदौर उठा लिया, गुजरात से अहमदाबाद उठा लिया, हैदराबाद में से मैन शहर उठा लिए। ऐसे जो मैन शहर उन्होंने उठाए, जैसे अवध पर कब्जा कर लिया, सही है, झांसी पर कब्जा कर लिया, ग्वालियर में, तो वो सारे आए सी में, और जो बचे कुछ आए वो डी में आ गए, ठीक है। इस तरह तो ये था, बी के अंदर था ये। और इसमें इसका निज़ाम अड़ियल वो अड़ गया कि हम इस पर भारत में विलय नहीं होंगे, हम पाकिस्तान के अंदर विलय होंगे। सरदार पटेल ने इसको सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, तो इसने यूएनओ को पत्र लिखा। यूएनओ से पत्र में सरदार पटेल के पास जवाब आया, मतलब उनके पास आया कि तुम सैन्य कार्रवाई क्यों कर रहे हो वहाँ पे। तब कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, माउंट बेबल ने उनको परमिशन दी है कि वो भारत में मिलें या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहें। सरदार पटेल ने कहा कि हम सैन्य कार्रवाई इन पर नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसको जो मिलाया था वो पुलिस कार्रवाई पोलो के द्वारा मिलाया गया था, पोलो के द्वारा मिलाया गया था। थे तो सब वो सैनिक ही, पुलिस की वर्दी में उनको बिठा दिया था। इसी के तहत उन्होंने, निज़ाम ने वहाँ के आत्मसमर्पण कर दिया और इसका विलय भारत में हो गया, ठीक है, इसका विलय भारत में हो गया। अब राज्यों का जो, अब राज्य हमारे ABCD में थे। अब इतने बड़े ABCD में जैसे ए में हमारा पूरा उत्तर पूरब था, इसमें हमारा उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, गुजरात था, बंगाल था, पूर्वोत्तर राज्य थे, ऊपर के राज्य थे। तो इतना बड़ा ए में संभल नहीं पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि इसका राज्य बनाए। राज्य बनाने के साथ साथ सरकार सोच ही रही थी कि जब तक आंध्र प्रदेश के रामाल्लू अनशन में बैठ गए, और उन्होंने कहा कि हमें भाषा के आधार पर अलग किया जाए, भाषा के आधार पर अलग किया जाए। रामाल्लू बैठ गए अनशन पर, 56 दिन की अनशन उन्होंने किया और भूख हड़ताल की, और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद तमिल में
आंध्र प्रदेश में बहुत भयंकर बवाल होता है, जिसको देखते हुए भारत सरकार प्रथम देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक निर्णय लेते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग कर देते हैं। वो भाषा के आधार पर उसको अलग करते हैं 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को ये अलग कर देते हैं। मगर इसके अलग करने से पहले एक 2 कमेटी बनी थी, जो बनी थी 1948 में। एक कमेटी बनी थी, एस के धर कमेटी बनी थी। एस के धर जो थे वो जज थे, रिटायर्ड जज थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। वो इस चीज़ की जांच करती कि भाषा के आधार पर देश में राज्य बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं। जब इनकी रिपोर्ट आई तो इन्होंने मना कर दिया। ये बनी थी 1948 में। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का बंटवारा नहीं कर सकते। उसके बाद एक कमेटी और बनी जिसका नाम था JVP, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और PVC सीतारमैया। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी का भी यही निर्णय हुआ कि हम भाषा के आधार पर देश को अलग अलग राज्यों में नहीं बांट सकते। ठीक है, उतनी ही बाद रामल्लू अनशन में बैठ जाते हैं और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनता है। अलग राज्य बनता है। अब इसके अलग राज्य बनने के बाद पूरे देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजन करने की मांग उठने लगी, हंगामे होने लगे, दंगे होने लगे। ऐसे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अफसोस में पड़ गए कि अब इस देश में क्या किया जाए ताकि ये शांति व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पे क्या होता है, एक 1953 में ही एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है, जिसके अध्यक्ष के नाम पे ही उस कमेटी का नाम होता है, उसका नाम होता है फजल अली। फजल अली कमेटी बनती है। फजल अली का पूरा नाम था खान बहादुर सईद फजल अली। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनको प्रधानमंत्री ने इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था 1953 में। इस कमेटी का ये काम था कि ये देखेगी कि भाषा के आधार पर देश में विभाजन यानी कि देश में राज्य बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं। इस कमेटी ने 3 साल का टाइम मांगा। 3 साल का टाइम लिया इस कमेटी ने, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो दी वो दी 1956 में इसकी रिपोर्ट आई। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हम भारत के अंदर जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। मगर एक शर्त उन्होंने रखी कि मान लो, शर्त ये थी कि जिस राज्य में जो भाषा है उसी को उस राज्य की भाषा कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे गुजरात है, गुजरात को इन्होंने कहा कि हम भाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं, गुजराती हम बोल सकते हैं, उसके आधार पर जितने लोग गुजराती बोलते हैं उनको एक उनके क्षेत्रफल को अलग कर सकते हैं। मगर कंडीशन ये रखी कि ऐसा नहीं होगा कि जिसको गुजराती नहीं आती है वो उस राज्य में नहीं रहेगा। यानी कि जिसको गुजराती आती है वो भी उस राज्य में रहेगा, जिसको हिंदी आती है वो भी रहेगा, जिसको इंग्लिश आती है वो भी रहेगा, जिसको भारत की तमाम भाषाओं में कोई भी एक भाषा आती है तो वो उसके अंदर रह सकता है। इस शर्त पर इन्होंने जो है भाषा के क्षेत्र के आधार पर अलग करने को कहा। मगर जो राज्य थे वो ये कह रहे थे कि हम इस रिपोर्ट को क्यों माने, इस संविधान में थोड़ी नहीं है रिपोर्ट, संविधान में तो है नहीं, तो हम इसको क्यों माने। तो भारत सरकार ने यहाँ पर 7वां संशोधन किया 1956 में, और उसके अंदर उन्होंने ये बात को रख दिया, इस कमेटी को रख दिया उठाकर। अब ये क्या हो गई, वैलिड हो गई, इसको सब राज्यों को मानना पड़ा और इसी के आधार पर देश में राज्यों का बंटवारा हुआ। ठीक है, ये थी पहली अनुसूची हमारी, इसमें था राज्यों का संघ। ये आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया और बाकी कोई इतना है नहीं खास अनुसूची में। दूसरी अनुसूची जो है वो हमारी वेतन है। इसमें सारा वेतन के बारे में मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के सांसद का वेतन, लोकसभा का सांसद का वेतन, MLA का वेतन, सुप्रीम कोर्ट का वेतन, जज का वेतन, मतलब जितने भी। तीसरा हमारा है शपथ जितनी भी होगी, राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ, MLA की शपथ, सभापति की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ,
पुलिस की शपथ, किसी भी चीज़ की शपथ होगी उस समय वो अनुसूची 3 में होगी। वेतन अनुसूची 2 में होगा। और 4 में जो है वो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटें, यानी कि राज्यसभा का मतलब ये है कि अनुसूचित 4 में राज्यसभा राज्य को यानी कि प्रदेशों को जो राज्यसभा में सीटें मिलेंगी, जैसे उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, उसको 99 मिली हुई हैं। बिहार को कितनी मिलेंगी, महाराष्ट्र को कितनी मिलेंगी, उड़ीसा को कितनी मिलेंगी, पश्चिम बंगाल को कितनी मिलेंगी, राजस्थान को कितनी मिलेंगी, ये सब सीटों का वितरण राज्यसभा में है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में जो है वो हमारा है SC ST वालों के लिए कुछ प्रावधान हैं इसके अंदर जो जो संविधान में रखे गए हैं। उसके बाद छठी सूची जो है हमारी, छठी में जो 6 नंबर की सूची है वो है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में जो है वो 4 राज्य हैं, जिसमें हमारा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनको जो है वो अति विशिष्ट यानी कि स्पेशल दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर में है और वहाँ पहाड़ी एरिया होता है, जीवन व्यापन करने के लिए काफ़ी मुश्किल कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई से निपटने के लिए इनको एक विशेष प्रदेश का दर्जा दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ताकि ये विकसित हो सकें। ठीक है, 6 में ये है। हमारी 7 में जो है, 7 के अंदर हमारी है भूमि। 7 के अंदर जो हमारा है अनुसूचित 7 में शक्तियों का विभाजन है, यानी कि शक्तियों का विभाजन बोले तो आपका केंद्र संघ, राज्य और एक है समवर्ती। इसमें है हमारे 24 है। राज्य में हमारे पहले थे 66, अब कर दिए 61। इसमें थे हमारे 47, अब कर दिए इनको 52। इसके 5 जो हैं इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में इन्होंने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर एक खाली पन्ना भी ऐड करा है, जिसको कहते हैं हम अवशिष्ट। अवशिष्ट का एक पन्ना इसके अंदर, एक अवशिष्ट का इसमें पेज खाली छोड़ा है, खाली पन्ना भी कह सकते हैं उसको संविधान के अंदर, कि जितने भी नए नए आविष्कार होंगे, जितने भी नई नई चीज़ें ऐड होंगी, सब अवशिष्ट में जाएंगी। ठीक है। और अनुसूची 8 में जो है हमारी आ गई भाषा। उस टाइम पे हमारी भाषा थी वो थी 14 और अब है 22 जो हमारे अंदर इसके अंदर हैं। 9 में हमारा क्या है, और 9 में हमारा है भूमि सुधार। ये हमने कर लिया था 1951 में ही। ठीक है, भूमि सुधार हमने कर लिया था 1951 में ही। ये हमारी बहुत अच्छी एक उपलब्धि रही कि हमने अनुसूची 9 में भूमि सुधार कर लिया 1951 में ही। हमने 3 साल के अंदर अंदर अपना संविधान बनाकर तैयार कर दिया, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, जिसके तहत हमने भूमि सुधार भी कर लिया। अनुसूची 10, ये क्या है, अनुसूची 10। इसके अंदर क्या है, इसमें है दल बदल है। ये राजीव गांधी लेकर आए थे, लाए थे 1985 में लाए थे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि आप चुनाव का पर्चा भरने से पहले किसी भी दल में जा सकते हो। किसी भी दल में आपका जब मन करे, पर्चा भरने से पहले आम भाषा में चुनाव को पर्चा कहते हैं, तो फॉर्म होता है वो। फॉर्म भरने से पहले आप किसी भी दल में जा सकते हो, बट फॉर्म भरने के बाद, यानी कि चुनाव का पर्चा भरने के बाद, आप जीतने के बाद आप किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते। और अगर आप किसी पार्टी में जाओगे तो आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हो वो पार्टी आपको बर्खास्त कर देगी, यानी कि आपकी सदस्यता रद्द कर देगी। ठीक है। 11 में है हमारा पंचायत। ये पंचायत जो है हमारी, ये हुआ था 73वें संशोधन में, 73वां संशोधन
73वां संशोधन में हुआ था ये, और ये हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 में पंचायत हुई थी हमारी, और 12 में है हमारा नगर निगम या नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निगम, निगम। ये हुआ था हमारा 74वां संशोधन, 74वां संशोधन 1993, कहीं कहीं आपको 1994 भी मिलेगा। ठीक है, 1994 भी मिलेगा आपको। इस तरीके से हमारा हमारा क्या हुआ, अनुसूची बढ़ाने से हमारे देश की जो शक्ति थी, शक्ति विभाजन था, वो और विस्तार हो गया। इस तरीके से हमारे देश का शक्ति विभाजन जो हुआ वो 4 भागों में हो गया। एक हो गया केंद्र में, जिसके नियम कानून केंद्र बनाएगा। एक हो गया हमारा राज्य में। एक हो गया हमारा किसमें, पंचायत में, पंचायत में। एक हो गया हमारा नगर निगम या नगर पालिका में, नगर पालिका में। ठीक है, ये अनुसूची 12 के तहत हमारा जो राज्य हो गया, इसमें केवल केंद्र सरकार राज्य बना सकता है, मतलब नियम कानून बना सकता है, जो भी बनाएगा। इसमें राज्य सरकार बना सकती है। इसमें ये पंचायतें हैं और ये नगर निगम है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो, गाँव के अंदर, गाँव देहातों में क्या होता है, प्रधान और मुखिया होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कमेंट के अंदर कि मुखिया ज़्यादा अच्छे होते हैं या ग्राम प्रधान। देखो, ग्राम प्रधान ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके गांव का आपका अपना एक पर्सनल प्रधान होता है। और इसी तरीके से शहर के अंदर नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका का क्या होता है, एक पार्षद होता है, वो भी आपके गांव, आपके ही मोहल्ले का होता है पार्षद, जिसको आप पार्षद हो या प्रधान हो, आप उसको आराम से उसके कंधे पर हाथ रख के भी आप उसको अपनी समस्या बता सकते हैं। उससे बोल सकते हैं कि यार हमारी नाली साफ़ नहीं है, या हमारे गांव के खंभे पर पोल पे लाइट नहीं आ रही है, या तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि वो एक ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद आप गांव के पास क्या मुखिया होते हैं। मुखिया क्या होते हैं, 7-8 गाँवों को इकट्ठा करके एक मुखिया बना दिया जाता है। उसके बाद जाने वाले में थोड़ा सा अच्छा नहीं समझता, यानी अच्छा क्या समझता है, वो थोड़ा सा तड़ी में रहता है, तो आदमी बात करने उसको घबराता है। थोड़ा सा वैसे ही शहर के अंदर होता है कि आपकी कोई पर्सनल समस्या है, नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, सफाई की समस्या है, सफाई की समस्या, तो आप पानी की समस्या, तो आप सीधे विधायक के पास तो जाओगे नहीं, अपने लोकल के ही पार्षद के पास जाओगे और उससे कहोगे कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, उससे आप कह सकते हो। तो इसी के साथ आज हमने पॉलिटिकल्स की सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है, और हमने संविधान पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर। संविधान के अंदर आज हमने अनुसूचियाँ निपटा दी हैं, पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ मैंने आपको समझा दी। और हम अब नेक्स्ट क्लास में भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 पढ़ेंगे संविधान का। और इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इसका वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो एक पढ़ने वाले के लिए भी और ना पढ़ने वाले के लिए भी, दोनों के लिए एक ये अच्छी वीडियो है। पढ़ने वाले के लिए तो अच्छी है ही है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू।